अच्छा जी, अरेंजमेंट ऑफ हमारा जो टॉपिक है वो है अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का। और इससे पहले अगर आप देखिएगा, एक तस्वीर मेंशन है जिसमें ग्रिड लेआउट विदाउट क्रॉस एशेल्स और विद क्रॉस आइसेल्स, तो ये दो चीज़ें जो हैं यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई हैं। ठीक है, तो जो ग्रिड लेआउट आपके पास ऊपर वाला है उसके अंदर आइल्स जो हैं वो क्रॉस आइल्स नहीं है वहाँ पे। ठीक है, क्रॉस आइल्स का मतलब होता है कि जी दरमियान में किसी किस्म का कोई हर्डल जो है वो उसके अंदर नहीं है। ठीक है, या आप उसको ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर रहा है। और दरमियान में मीन अगर आपको उस पर्टिकुलर जो आपका काउंटर है, अगर आपको उसको चेक करना है तो आपको ऑल द वे उसकी तरफ आपको मूव करना पड़ेगा, फिर उसकी बैक पे जाके आपको दूसरा काउंटर नज़र आएगा। वेरा जो नीचे वाला है बस में क्रॉस आइल्स जो हैं वो आपको मिल रही हैं और उसमें आप दरमियान से भी मूव कर सकते हैं और आप उस काउंटर को जाके देख सकते हैं। तो ये हम लोग कल डिस्कस कर चुके थे। ऊपर आते हैं जी, अरेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट कैन बी अरेंज बाय पैकेज, साइज, कलर, ब्रांड्स, कस्टमर इंटरेस्ट और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज। Arrangement of individual product is open display help impulse buying. Thus, the product with more demand and more profit are displayed at prominent place. The eye level position are more attractive as compared to their position at the bottom shelf. Next हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है रिटेल कंपटीशन का। रिटेल कंपटीशन इज़ गेनिंग ऑफ डिफरेंट एडवांटेज ओवर द कंपटीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के अंदर कंपटीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा आप कंपटीशन में जितना आगे निकल जाएंगे, बिकॉज आप ये नहीं कर सकते कि आप अगर 100 कस्टमर है एक जगह के ऊपर तो आप वहाँ पे पहले एक फार्मेसी है और आप वहाँ पे जाएं तो सारा 100 का 100 पेशेंट जो है वो आपके पास आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप जब शुरू करें तो जब 10% जो है चंक ले लें, उसमें से 90% दूसरे बंदे के पास है, फिर आप अपनी जो क्वालिटी है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, आप अच्छी तरीके से बेचते हैं, आप डिस्काउंट देते हैं, आप काउंसलिंग बड़ी अच्छी करते हैं, तो मे बी ये बढ़ के 50% तो हो जाए। लेकिन इससे ऊपर जाना और फिर उसको मेंटेन रखना, इट रियली रिक्वायर सम स्किल्स। तो वो जो स्किल्स हैं वो कंपटीशन के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो हमें देखनी होती हैं। स्किल्स तो बाद में आते हैं, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये हैं कि जी आपने पहले तो वो जो चंक 100% का है उसमें से कुछ तो आपने चंक लेना है। तो इनिशियली सबसे पहले इस पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो लोकेशन है कि आपकी लोकेशन जो है वो कैसी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ क्लिनिक्स प्लस की। आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर पहले एक फार्मेसी थी ग्रीन प्लस की। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी फार्मेसी बनी सरवेट की। जब सरवेट की फार्मेसी बनी तो ग्रीन प्लस को इतना वो खास फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, उनकी सेल थोड़ी सी कम ज़रूर हुई, लेकिन उन्होंने कोई अपना मुँह बता नहीं बदला, उन्होंने जैसे वो चलते थे वैसे ही चलते रहे। ठीक है, हाँ एक बार डिस्काउंट का बोर्ड लगा दिया, लेकिन जैसे वहाँ पर क्लिनिक्स आई तो उस वक्त फिर ग्रीन प्लस को दुकान भी डबल करनी पड़ी, उसको बाहर बोर्ड भी बड़ा लगाना पड़ा, मतलब कंपटीशन में आना पड़ा बाकायदा, अदरवाइज़ वो ग्रीन प्लस क्लिनिक्स को खा जाना था। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें, जब क्लिनिक्स वहाँ पे आई तो सबसे पहले तो उसने लोकेशन क्या चूज़ की। अगर आप या मैं या कोई और बंदा हो, वो कभी भी वो सोचेगा पहले कि यार मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ, एक किलोमीटर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर की सड़क है और उसके ऊपर पहले से ही 2 फार्मेसीज़ हैं, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू ये है कि वहाँ पे गाड़ी आप सड़क पे पार्क करना ज़रा मुश्किल काम है, बिकॉज सड़क बड़ी छोटी है। तो मैं क्या ऐसी जगह पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करूं। लेकिन क्लिनिक्स थी, उसने क्या किया कि उसने एक बहुत बड़ा इशू किया था। अब मैं अगर गाड़ी पे वहाँ से गुजरूँगा तो सबसे पहले मैं क्या देखूँगा कि यार मुझे गाड़ी पार्क करने की जगह यहाँ पे मिल रही है कि नहीं मिल रही। और ना वो सर्वेट वालों के पास है जगह, ना वो ग्रीन प्लस वालों के पास है जगह। हाँ, वो जगह किसके पास है, वो क्लिनिक्स के पास। तो मैं सबसे पहले गाड़ी वहाँ लगाऊंगा। मुझे पता है दवाई भी वहाँ से मुझे मिलनी ही मिलनी है, लेकिन जो दूसरा वहाँ पे सिर्फ एक रीज़न है, दवाई मुझे ग्रीन प्लस से भी मिलेगी, दवाई मुझे सर्वेट से भी मिलेगी, दवाई मुझे क्लिनिक से भी मिलेगी। लेकिन मैं क्लिनिक पे क्यों जाऊँगा, मैं क्लिनिक पे इसलिए जाऊँगा बिकॉज वहाँ पे मुझे गाड़ी पार्क करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ये टेंशन में नहीं रहूँगा मैं गाड़ी सड़क पर लगाई, गाड़ी मेरी को उठा के ना ले जाए, गाड़ी को मार ना जाए। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज जो उन्होंने दिया। ठीक है, फिर उन्होंने नीचे से ऊपर तक शो ऐसा कि इतना बड़ा फ्रंट दे दिया कि जी पता लगे इतनी बड़ी, हालांकि साइज़ ग्रीन प्लस का क्लिनिक्स का सेम है, तो उन्होंने फ्रंट इतना बड़ा दे दिया कि बाहर से लोकेशन ऐसी दे दी कि बाहर से लगे कि जी ये तो बहुत बड़ी, इनमें बात तो हर चीज़ मिलेगी। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। फौरी तौर पे ही उसने अपने कस्टमर को ये सोचने पर मजबूर किया कि भाई क्लिनिक्स बन गई है, इधर आओ अब।
और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जो थे, उससे पहले तो कभी आईपीएस में नहीं वो ग्रीन प्लस का मालिक आया कि हम आपको डिस्काउंट देते हैं, पूरी यूनिवर्सिटी को डिस्काउंट देते हैं। तब क्यों आया? रीज़न ये थी कि लोग सोचना शुरू हो गए थे कि हमें वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, अब देखें आपको यहाँ से दो चीज़ें मिलती हैं, एक नया आने वाला बंदा कैसे लेके चल सकता चीज़ों को, और जो पहले से वहाँ पे है वो कैसे बचा सकता है अपनी सेल को। जो नया आया उसने जनाब ऑल ऑफ द वे ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई कि आप मजबूर हो गए वहाँ पे जाना। जो पुराना था उसने क्या किया, उसने सबसे पहले देखा कि सबसे ज़्यादा ग्राहक कहाँ से आता है उसके पास, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे कौन से रहते हैं। पता लगा जी यूनिवर्सिटी यहाँ पे सामने है, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय पीछे रहते हैं, यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय आगे पीछे हर तरफ रहते हैं, तो ये दवाई लेने आते हैं। अगर मैं इसको कैटर कर लूँ इनसे पहले तो मैं एक हैंडसम क्वांटिटी ऑफ जो कस्टमर है वो मैं उसको रोक सकता हूँ। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आता है कंपटीशन के अंदर और ये चलता रहता है। आप ये कहें कि मेरे पास 100 बंदा है, कल को नया कस्टमर आएगा तो 100 मैं उसको जाने नहीं दूंगा, ये नहीं हो सकता। कोई नया आए तो वो ये कि हाँ अभी 100 बंदा उसके पास सारा मैं चले लूँगा, ये हो नहीं सकता। तो एक चंक होता है, उस चंक को आपने पहले लेना है, ग्रेजुअली आपने उस चंक को फिर बढ़ाने की तरफ जाना है अपनी आफ्टर सेल सर्विस के साथ, अपनी काउंसलिंग के साथ, अपनी प्रॉपर मेडिसिन देने के साथ। तो यही चीज़ें यहाँ पे सारी जो है वो मेंशन की गई हैं। लोकेशन है, लोकेशन में उसने पॉपुलेशन का जिक्र किया है, पॉपुलेशन के अंदर उसने डेमोग्राफी का जिक्र किया है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का जिक्र किया है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। पॉपुलेशन मैंने बताया, यूनिवर्सिटी की पॉपुलेशन को फोकस किया उसने। डेमोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेमोग्राफी का मतलब ये है कि किस किस्म के लोग हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, एजुकेटेड कितने हैं, अनएजुकेटेड कितने हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि अमीर लोग कितने हैं, गरीब लोग कितने हैं, कौन से डॉक्टर वहाँ जो बैठता है उसकी फ़ीस 100 रुपये 200 रुपये। अब 100 रुपये 200 रुपये वाला डॉक्टर जो है वो ब्रांड तो प्रिस्क्राइब जो करेगा, सस्ता तरीन ब्रांड प्रिस्क्राइब करेगा, तो शालमे का ब्रांड प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कुछ उसमें देखनी होती है और वो आपको पे रखनी होती हैं अपने पास। तो ये चीज़ें जो हैं सारी ये आपकी कंपटीशन ऑफ रिटेल फार्मेसी के अंदर आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी आपसे ने इनकम बता दी, परचेजिंग पावर है या नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। फिर पॉपुलेशन साइकोग्राफी भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो साइकोग्राफी है किसी भी उसकी, वो है कि जी आप कैसे में से कि इन्फ्लुएंस द बाइंग मोटिव एंड इंक्लूड द लर्निंग एक्सपीरियंस पर्सनली एंड बिलीव। आप कैसे एक बंदे का बिलीव और उसकी लर्निंग एबिलिटी को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो गांव के लोग होते हैं वो डॉक्टर ज़्यादा हकीम के पास जाना प्रेफर करते हैं। अब अगर आप वहाँ पर जाकर गाँव के लोगों को ये कहेंगे कि जी हकीम ठीक नहीं होता, तो फिर तो आपकी गाली निकालेंगे ना। तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक बिलीव है उनका, एक साइकोलॉजी है। तो इसको भी समझना होता है। और वो अगर वहाँ पे कोई हकीम ख़ास तौर पे कोई है तो उसके लिए आपको बेहबल दवाइयाँ भी रखनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर कस्टमर एसेसिबिलिटी, कस्टमर की एसेसिबिलिटी होनी चाहिए, कन्वीनियंटली लोकेशन ऐसी हो जहाँ पे मैंने एग्जांपल दी आपको कि गाड़ी की लोकेशन अगर वहाँ पे दे दी है, गाड़ी की पार्किंग दे दी है, तो एक कस्टमर के लिए कन्वीनियंस है वहाँ पे आ गई। फिर एक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ कस्टमर, आपने एक्सपेक्ट करना है कि कितना एक्सपेक्टेड फ्लो ऑफ कस्टमर आपको वहाँ पे हो सकता है। ट्रैफिक फ्लो ऑफ पोटेंशियल कस्टमर इन्फ्लुएंस सेल्स एंड मस्ट बी एवेलुएटेड प्रायर टू सिलेक्शन ऑफ द लोकेशन। आपने देखना है, आप ये देख रहे हो वहाँ पे कोई फार्मेसी नहीं है एक रोड के ऊपर, और आपको पता है कि लोग जाते हैं दूर लेने के लिए, और वहाँ पे बहुत बड़ा आपके पास समझें कि एक गैप आ रहा है, तो उस केस में आप छोटी सी फार्मेसी ख़रीद लेते हो, कोई बना लेते हो जिसमें आप 4 बंदे इकट्ठे खड़े हो जाएं तो जगह नहीं बचती। तो वो चलें ठीक है, बिज़नेस स्टार्ट होने के लिए तो आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा उसको, अदरवाइज़ लोग फिर क्यों जाना शुरू हो जाएंगे जहाँ तो राशि बड़ा होता हम वहाँ पर नहीं जाते। फिर नेचर एंड लोकेशन ऑफ द कंपटीशन, द नेचर एंड लोकेशन ऑफ द कंपटीशन मस्ट बी अंडरस्टूड टू कॉप एंड कंपेयर विद इट। प्रेजेंस ऑफ एन एस्टैब्लिश चेन और स्टोर विद मोर इन्वेस्टमेंट कैन पोज डिफिकल्टी फॉर अ न्यू बिजनेस। हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि जो चेन फार्मेसी है जिनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा आपके लिए डिफिकल्टी करेगी। वो लोग जो फार्मेसी बनाना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। For understanding the nature of the competition, the number of competitors, size distribution of the competitors and the growth trend of competition must be predicted। आपने देखना है कि हमारी ग्रोथ क्या है, और आज ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट जो है ये कल को हमें अगर डबल करनी पड़े तो कितनी देर में हमें करनी पड़ेगी, और हमारे इर्द गिर्द। और ये चीज़ हमेशा ज़हन में रखनी है कि अगर आपके साथ कोई और रिटेल फार्मेसी वाला आ जाता है तो मिनिमम, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये बहुत पते की बात मैं करने लगा हूँ, आपके पास 100 कस्टमर डेली का आता, डेली का जो आपका एक्सपेंस है वो 20 कस्टमर से मीट हो जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो 80 कस्टमर जो आ रहा है, अब ये अगर नहीं भी आता तो आप ब्रेक इवन के ऊपर। ठीक है, अब ब्रेक इवन का मतलब ये है कि आपके एक्सपेंसेस में क्या चीज़ आती है, जो मेडिसिन आपने परचेज़ की, आपने बेच दी, उसके पैसे निकल आए। ब्रेक इवन के अंदर मतलब ये है कि आपका बिल, बिजली का बिल, आपकी सैलरीज और जो ऊपर के खर्चे हैं जो कि प्रोडक्ट के अंदर ऐड नहीं की जाते आमतौर पे, वो सारे आप जो फॉर एग्ज़ाम्पल 100 प्रोडक्ट आप डेली के सेल करते हैं, 10,000 रुपये की आपकी सेल होती है,
20 आपका जो डेली का एक्सपेंस है वो है 2000 रुपया। मतलब ये कि 2000 में आपका बिजली का बिल भी है, आपकी सैलरीज भी हैं, ये आपने इसके अंदर से निकालना है। नाउ इट मीन कि वो जो 100 प्रोडक्ट था वो आपने 10,000 रुपये का सेल किया, जिसके अंदर से जो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट थी वो 6000 थी। मतलब 6000 का प्रोडक्ट आपने 10,000 का सेल किया, 2000 उसके ऊपर आपकी कॉस्ट आई जिसमें आपने तनख्वाहें दी, आपने बिजली के बिल दिए, तो वो जो 6000 का प्रोडक्ट था वो बेसिकली आपको 8000 का पड़ा। और एक दिन में 100 प्रोडक्ट बेचने के बाद आपने 2000 कमाया। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल बिजनेस। अब आपने देखना ये कल को वहाँ पे एक और आ जाता है रिटेल फार्मेसी वाला, अब वो कुछ तो चंक आपसे लेके जाएगा ना। तो आपने ये सामने रखनी है ये बात कि कल को अगर एक और रिटेल फार्मेसी वाला यहाँ पे आता है और मेरे कस्टमर कम होते हैं तो भी मैं ब्रेक इवन से नीचे ना चला जाऊँ। ये ना हो कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट कर बैठूँ, इतनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट हो कि कल को जब यहाँ पे नया बंदा आए सारे कम उसके पास चले जाए और मैं जो 2000 रुपये मेरा डेली का खर्चा था दवाई बेचने के बावजूद जो मैंने देना ही देना 2000 मेरा वो भी ना निकले। तो उसके लिए फिर आपको ज़रूरी है कि चलो 100 प्रोडक्ट ना सही 50 प्रोडक्ट 10,000 की सेल ना सही 5000 की सेल तो हो। जब 5000 की सेल होगी तो 2000 आपका एक्सपेंस था वो उधर का उधर रहेगा, 2000 आपका ऊपर लग रहा था वो आ जाएगा, तो 1000 फिर भी आपको बच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम लोग आते हैं अपनी बिज़नेस की कंपटीशन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ रही है वो आ रही है pricing. Usually the consumer are price conscious, thus price seems to be an effective and easiest tool to promote sale. सबसे ज़्यादा आपका जो कस्टमर है वो प्राइस के ऊपर जो है वो जाता है, और अगर आप उसको प्राइस सस्ती दोगे तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। However, some consumer relate price with quality of the product. In spite the low price tactics is the quickest way to move product. At retail level, using price as primary attraction in selling of the have many drawbacks. The problem related to low price strategy are, हमें ये नज़र आता है कि अगर आप प्राइस कम कर दो तो प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन इसके साथ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं। दो ये चीज़ें जो हैं ज़रूरी नहीं ठीक हों, लेकिन देर आर चांसेस कि ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके अंदर उसने कुछ ड्रॉबैक्स जो है वो एक्सप्लेन किए हैं जब आप प्राइसिंग को कम करते हो। नॉट इफेक्टिव इन डायरेक्टेड गुड्स एज अ थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व। कोई ऐसे जिनमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है वहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप प्राइस कम कर रहे हैं ज़्यादा कर रहे हैं। उन्होंने एक ब्रांड लेना है, वो ब्रांड जितने का भी मिलेगा उन्होंने लेना है। ठीक है, तो अगर आप ये कहोगे जी आपका सस्ता ब्रांड ले लें तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। थर्ड पार्टी जो डिमांड करेगी वही आपको चाहिए होगा। बूस्ट सेल ओनली टेम्परली, हाँ जब आप प्राइस कम करते हो तो एकदम सेल बूस्ट मिलता है, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ठीक नहीं, एक बंदे को चीज़ 10 रुपये में मिल रही है, दूसरी चीज़ 20 रुपये में मिल रही है, या से 15 रुपये में अच्छी क्वालिटी मिल रही है, तो वो एक दफ़ा तो आपसे 10 रुपये की चीज़ लेके जाएगा, और अगर वो चीज़ ख़राब निकली तो नेक्स्ट टाइम क्या यार 5 रुपये ऊपर लगा के अपने 15 रुपये बचा लूँ, या कि मैं 10 रुपये लगा के 10 रुपये गवा लूँ। तो बेस्ट यही है कि मैं 5 ऊपर लगा के 15 बचाऊँ। तो वो फिर नेक्स्ट टाइम क्या करेगा कि वो नया प्रोडक्ट जो बेहतर प्रोडक्ट होगा वो परचेज़ करेगा या महंगा परचेज़ करेगा। प्रोडक्ट कैन नॉट गेन प्रेस्टीज इन कस्टमर माइंड। सस्ता प्रोडक्ट हमेशा बेचारा लावारिस ही रहता है, कस्टमर के अंदर उसका कोई किसी किस्म का कोई प्रेस्टीज जो है वो डेवलप नहीं होती। ठीक है, इसलिए भी उसको बेचना ज़रा मुश्किल हो जाता है वक्त के साथ साथ। ब्रिंग प्रॉफिट मार्जिन बिलो हेल्दी लेवल्स। आप सस्ता प्रोडक्ट सस्ता बेचेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैं भी फेस करता हूँ जो अपने बिज़नेस के अंदर भी, कि एक अच्छा प्रोडक्ट है, जब आप एक प्रोडक्ट ये क्या क्या सेल करते हो कि ये प्योर प्रोडक्ट है, तो सबको पता है कि प्योर की क्वालिटी जो है वो प्योर महंगा है, तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जब आप आते हो कि ये इम्प्योर प्रोडक्ट है तो अगला भी कहता है कि ठीक है इस बंदे को आप जो है ना इसको छुरी फेर दो इसके ऊपर, तो बेहतर है कि इसको जितना ये मार्जिन ये कुछ भी ना ले सके। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है जी वो है रिटर्निंग द फॉर्मर हायर प्राइस कंज्यूमर रेजिस्टेंस कैन बी इनकाउंटर्ड। अच्छा, फिर ये होता है कुछ केसेस में कि जब आप वक्त के साथ प्रोडक्ट को वापस लेके जाते हो अपनी वापस प्राइस के ऊपर, तो फिर कस्टमर रेजिस्ट करता है कि भाई पहले मैं चीज़ सस्ती लेके जा रहा था, अब आप मुझे महंगी दे रहे हैं। प्राइस लोअरिंग विदाउट एडवर्टाइजिंग विल टेक टू लॉन्ग टू क्रिएट अ डायरेक्ट इंप्रेशन। फिर प्राइस कम की, एडवर्टाइज नहीं किया, तो ऑब्वियसली लोगों को पता लगे तो आके लेंगे ना। तो उस टाइम स्पैन तक आपने जो प्राइस भी कम की, लोग आए भी नहीं, लोगों को फ़ायदा भी नहीं हुआ। अब आपने अपने बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन कम किया, लोगों तक वो पहुंचा नहीं है, तो वो भी फिर कोई अच्छा एडवांटेजेस नहीं होता। लो प्राइस स्ट्रेटजी समटाइम मे क्रिएट बैड इमेज ऑफ रिटेल स्टोर। ये तो है सम टाइम होता है कि जी वहाँ से चीज़ें सस्ती मिलती हैं तो पता नहीं वो सही रखता कि नहीं रखता, इस तरह का इमेज भी जो है वो डेवलप हो सकता है। रिटेलर मस्ट अवॉइड लो प्राइसिंग ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। हाउएवर सम मेजर्स एंड टेक्निक्स कैन बी अडॉप्टेड टू एस्टैब्लिश अ रेपुटेशन ऑफ लो प्राइस डिस्काउंट और फेयर प्राइसिंग। तो लो प्राइस करने से ज़्यादा बेहतर है कि आप
कोई डिस्काउंट स्ट्रेटजी रखेंगे 3 के साथ चौथी चीज़ फ्री, या प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ना ये चीज़ दें, सप्लीमेंट्स के ऊपर ये चीज़ आप दे सकते हैं। कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसका प्रोडक्ट बिकता है, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। बिकने से मुराद ये है, फॉर एग्जांपल अब गेट्स की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अब लोकल है ना, मल्टीनेशनल तो नहीं है, लेकिन गेट्स का नाम लोगों को आता है, तो गेट्स की प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली महंगी बिकेंगी। रीज़न ये है कि वहाँ प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा होगा, बिकॉज वो बिक रही है ना, लोग हाथों हाथ रिटेलर्स लेना चाहते हैं। मैंने हमेशा आपको एक बार बताई है कि अगर आप बिज़नेसमैन हैं और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, बिज़नेस के दौरान जिस बंदे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो बैक फुट पे होता है, और जिसने देनी होती है वो फ्रंट फुट के ऊपर होता है। इस तरीके से मैंने कोई चीज़ अगर मैंने जाके किसी को बेचनी है, मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मैंने बेचना है, तो मैं उसकी टर्म्स पे उसको बेचूंगा, ठीक है। और अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट मेरे पास कोई बंदा लेने के लिए आता है तो मेरी टर्म्स पे वो ख़रीद के लेके जाएगा। तो ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री जो कि लोग जिसको जानते हैं, जिसका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, बिक रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं, तो आपको पता है, लोग आपके पास आते हैं रिटेल फार्मेसी पे, आपके पास आते हैं लोग ख़रीदने के लिए। अब आपके पास वो प्रोडक्ट है ही नहीं, अब नहीं है तो आपको रखना पड़ेगा। जब रखना पड़ेगा तो आपको मांगना पड़ेगा, जब मांगोगे तो फिर उसकी टर्म्स पे आप लोगे, जब उसकी टर्म्स पे लोगे तो महंगा मिलेगा। इसलिए प्रॉफिट मार्जिन किसी चलते हुए ब्रांड पे हमेशा कम होता है। हाँ, ऐसे ब्रांड तो नहीं चलते जिनको धक्का लगाना पड़ता है, वहाँ पे क्योंकि वो चलते नहीं है, इसलिए बीइंग अ रिटेलर आप अपनी रिटेल फार्मेसी पे रखोगे नहीं। जब रखोगे नहीं तो उस कंपनी ने तो बेचना है, वो आपको बार बार आएगी, बंदा उसका आएगा कि रखें। जब बंदा आएगा तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पर रख जाओ, ठीक है, हफ्ते बाद जितने बिके होंगे उसके पैसे ले जाना। अब ये ऑल टुगेदर फ़र्क होगी ये चीज़, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि वो वीडियो जो आपको मैंने बताया ना, काइफ में शेयर की थी, वो ज़रूर देखें। मैं भी देखता हूँ, मुझे मिलती है तो मैं दोबारा शेयर करता हूँ। वो वीडियो में ये सारी चीज़ें दी गई हैं और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उसने एक्सप्लेन की है, ठीक है जी। तो यहाँ तक आज हम कर रहे हैं इंशाल्लाह।